हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। वेलकम टू एडुपेस एजुकेशन। मेरा नाम है आशीष जड़वाल। अगेन मैं लेके आया हूं एज प्रॉमिस्ड नीट के एक्सपेक्टेड टॉप 100 क्वेश्चन जोलॉजी के पार्ट 2। ओके, अभी तक हमने आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के लेक्चर भी डिलीवर कर दिए हैं। आई होप आप उसको प्रॉपरली घर में तैयार कर रहे होंगे। शॉर्ट टाइम रह गया है नीट के लिए। आप प्रिसाइसली अगर स्मार्टली वर्क करेंगे तो इस बार नीट आपका 100% क्लियर हो जाएगा। उसी श्रृंखला में मैं जूलॉजी के क्वेश्चन लेके आया हूं। पहले पार्ट में मैंने 25 क्वेश्चंस कवर किए थे, जिसमें हमने बात करी थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में और किस तरीके से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा और आप उसको कैसे ओवरकम कर सकते हो। जूलॉजी में जो 2-4 क्वेश्चंस हमारे हमेशा सिली मिस्टेक से गलत होते हैं, इस वीडियो की पर्पस से मैं आपके वो क्वेश्चंस को सही करवाने की कोशिश करूंगा। आप हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहिए, आपका प्यार मिलता रहेगा तो हम और अच्छे तरीके से आपके लिए मेहनत करेंगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन तो हमारी कंटिन्यूसली मेहनत चल रही है और हर साल हम बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ रहे हैं। इनफैक्ट हमने नीट में AITS भी लॉन्च कर दी है, जिसमें आपको 5 फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन मिलेंगे। आप हमारे वेबसाइट में जाइए www.educase में जाइए .in में, और वहां पे आप रजिस्टर करिए और आप इन एग्जाम्स का फायदा उठाइए। क्या पता अगला नीट के एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस यहां से आ जाए। बाकी स्मार्टली वर्क करोगे तो नीट की मंजिल दूर नहीं है बेटा, ठीक है। तो उसी तहत हम शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर का। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा, तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि है एक्चुअली में नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन नंबर 26 है। अगर आप इसको देखते हो तो पहला ही क्वेश्चन हमने एनिमल किंगडम से उठाया है बेटा, और कोशिश करिए कि यहां पे इसको कवर किया जा सके। स्टेटमेंट पहली क्या कहती है? साइक्लोस्टॉर्म्स हैव ए कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम। अब साइक्लोस्टॉर्म्स क्या होते हैं? साइक्लोस्टोमेटा अगर आपको पता हो तो बेसिकली यहां इनके पास राउंड सेक्टोरियल माउथ होता है। एग्नेथा के अंदर ये आते हैं, जॉलेस ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं ये, और एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। ओके, और हाँ, इनके पास ये वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं। इनके पास वर्टिब्रल कॉलम तो है, पर क्या वो बोनी है या कार्टिलेजिनस है? तो बेटा इनके अंदर जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेजिनस है, क्योंकि बोनी एंडोस्केलेटन फिशेस के अंदर से आना चालू हुआ। फिशेस में भी ऑस्टियोचाइथियस करके जो ग्रुप है फिश का, उसके अंदर जो क्लास है उसके अंदर आने से चालू हुआ है, कॉन्ड्रोचाइथियस में नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। मूव करते हैं सेकंड स्टेटमेंट में। इन द मेंबर्स ऑफ क्लास कॉन्ड्रोचाइथियस द नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। देखो, नोटोकॉर्ड तो कॉर्डेट्स में सब में परसिस्टेंट ही होती है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो कॉन्ड्रोचाइथियस इज ए पार्ट ऑफ पाइसिस फिशेस का पार्ट है ये, और ये वर्टिब्रेट्स के अंदर आ रहा है, तो नेचुरली ये कॉर्डेट्स के अंदर आएगा, मतलब इसके अंदर परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड होगी। थर्ड ऑप्शन जो है, ऑल कॉर्डेट्स हैव ए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये स्केप्टिकल है पॉइंट, क्योंकि वर्टिब्रेट्स में तो यूजुअली क्लोज्ड आ जाता है, बट क्या कॉर्डेट्स में क्लोज्ड है? नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि प्रोटोकॉर्डेट्स, एस्कीडिया वगैरह या फिर ट्यूनिकेट्स आप पढ़ते हो तो उनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो क्लोज्ड आगे जाके आया है बेटा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? ए और बी स्टेटमेंट दोनों राइट मानी जाएगी, तो इसका आंसर आएगा सेकंड। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो, मैच द फॉलोइंग आ गया है क्वेश्चन नंबर 27 में, और मैच द फॉलोइंग मैंने बताया है इजी टारगेट पकड़ो, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस को करो, और फिर चांसेस है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो अगर हम देखें यहाँ पे इजी टारगेट में मेनिंजेस लेके चलता हूं। मेनिंजेस आप जानते हो 3 तरह की होती है, पाया मैटर, आर्कनॉइड मैटर, ड्यूरा मैटर, फ्रॉम इनर टू आउटर। तो हमारे ब्रेन के आउटसाइड की कवरिंग को हम मेनिंजेस कहते हैं। तो मतलब अगर यहाँ पे मैं ऑप्शन देखूं तो मेनिंजेस कवरिंग ऑफ ब्रेन, ई का ऑप्शन पी बन रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे ई का पी कहां पे आ रहा है, एक यहां पे आ रहा है, एक यहां पे आ रहा है। तो इन दोनों में नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं डी। तो डी से हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आंसर आएगा, क्योंकि ये वेरी कर रहा है दोनों में। तो डी क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आप जानते हो सेरिब्रम का पार्ट है, डायनसेफ्लॉन का पार्ट है ये, सॉरी फोर ब्रेन का पार्ट है ये। फोर ब्रेन में सेरिब्रम आता है, डायनसेफ्लॉन आता है, ऑल्फैक्टरी लॉब्स भी आते हैं। डायनसेफ्लॉन का फ्लोर वाला पार्ट जो है उसको हाइपोथैलेमस कहते हैं।
ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये। मैं इसको ब्रेन की मदर भी बोलता हूं, बिकॉज इट इज ए सेंटर ऑफ हंगर, सेंटर ऑफ थर्स्ट, होम्योस्टेसिस, और वो क्या होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, फीलिंग, इमोशंस को भी कंट्रोल करता है। ठीक है बेटा, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं यहाँ पे हाइपोथैलेमस का फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ हंगर, थर्स्ट एंड टेम्परेचर। डी का क्यों? तो आंसर क्या आएगा इसका? आंसर आएगा इसका सेकंड ऑप्शन। देखिए हम दो से ही इसको कर पा रहे हैं और हमारा वैल्यूएबल टाइम भी बचा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी ऑप्शन नहीं पढ़ने हैं, आप अभी सीख रहे हो तो आप बाकी ऑप्शंस के थ्रू भी ब्रेन के पार्ट्स को समझो। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इन अ हेल्दी नेफ्रॉन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली, देखो करेक्टली लिखा है, करेक्टली डिस्क्राइब्स द परमेबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट फीचर्स ऑफ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ हेनलेज लूप। अगर हेनले लूप की बात करेंगे बेटा, तो लूप ऑफ हेनले में दो पार्ट आते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है वो परमेबल होती है वाटर के लिए, असेंडिंग लिम्ब जो होती है वो परमेबल होती है सॉल्ट्स NaCl के लिए। अगर आपको ये चीज पता है तो इससे क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। जबकि पीसीटी और डीसीटी लगभग हर एक पार्ट के लिए परमेबल होती है। पीसीटी में मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है अप टू 70%, डीसीटी में कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है बेटा, तो देखते हैं यहाँ पे, असेंडिंग लिम्ब परमेबल टू वाटर एंड एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सोडियम। असेंडिंग लिम्ब जो कि ये वाली है, क्या ये वाटर के लिए परमेबल है? नहीं, तो ये पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड, डिसेंडिंग लिम्ब, ये वाली लिम्ब की बात कर रहा है बेटा वो, इनपरमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स एंड परमेबल टू वाटर। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट स्टेटमेंट बिल्कुल यही आ रही है, जहां पे डिसेंडिंग लिम्ब बिल्कुल परमेबल है वाटर के लिए और सॉल्ट्स के लिए इनपरमेबल है। और ये दोनों लिम्ब्स मेजर रोल प्ले करती हैं यूरिन कंसंट्रेशन में, जो कि हम काउंटर करंट मैकेनिज्म में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? सेकंड आएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ओके, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बेटा आपका, मैं इफेक्टिवली हम इसको करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है बेटा, एट व्हाट स्टेज आर चेंजेस इन द मेम्ब्रेन इंड्यूस्ड दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म इनसाइड द ओवम। 12th में ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट है, वो बोल रहा है कि किस दौरान, किस मूवमेंट पे जब मेम्ब्रेन में, ओवा के आउटर मेम्ब्रेन में चेंजेस आते हैं जो स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं। ये तब होता है जब स्पर्म ओवा के अंदर पेनेट्रेट कर जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ओवा की कौन सी लेयर पे पेनेट्रेट करता है, एग के कौन सी लेयर पे पेनेट्रेट करता है, जिसकी वजह से पॉली एम्ब्रियोनी को ओवा इनहिबिट करता है, रोकता है। तो देखते हैं बेटा, ऑप्शन पढ़ने की कोशिश करते हैं। When a sperm comes in contact with zona pellucida, अब देखिए जोना पेलोसिडा बहुत ही प्रोटेक्टिव लेयर है। दो फंक्शन है इसके, एक जब स्पर्म इसको पेनिट्रेट करके अंदर एंटर करता है तो उसके बाद ये पूरी पोलैरिटी ओवा की चेंज कर देता है, जिसकी वजह से बाकी स्पर्म इसमें एंटर नहीं कर पाते हैं। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये पॉलीएम्ब्रियोनी को रोकता है। जोना पेलोसिडा का दूसरा फंक्शन क्या है बेटा? ये इम्प्लांटेशन ऑन द राइट स्पेस, ये यूट्रस के अंदर राइट जगह पे इम्प्लांटेशन करवाने में हेल्प करता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट आएगा। बाकी तो उन्होंने ooप्लाज्म की बात करी जो कि बहुत लेट हो जाता है। कोरोना रेडिएटा आउटर मोस्ट है, स्कैटर्ड है, इससे पोलैरिटी चेंज नहीं होती है। और न्यूक्लियस ऑफ ओवम तो बहुत ही ज्यादा लेट है, इसकी तो चांस ही नहीं बनती है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं बेटा, अ पर्सन इज इंजेक्टेड विद अ ड्रग दैट इनहिबिट्स द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को लैंग्वेज वाइज घुमाने की कोशिश की है। वो बोल रहे हैं कि हमने एक ड्रग दिया पर्सन को जिसकी वजह से एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन रुक गया, तो मतलब हमको एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन पता होना चाहिए। देखिए बेटा, एल्डोस्टेरॉन क्या है? अगर आप एल्डोस्टेरॉन को समझते हो तो एल्डोस्टेरॉन रास मैकेनिज्म का एक पार्ट है, जिसमें रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम बोलते हैं। एल्डोस्टेरॉन एक स्टेरॉइडल हार्मोन है जो बेसिकली एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलता है, ये हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या फंक्शन होगा एल्डोस्टेरॉन का? तो पहले ये समझते हैं कि रास मैकेनिज्म का फंक्शन क्या है। देखिए, रास मैकेनिज्म इनिशिएट होती है रेनिन से।
रेनिन से इनिशिएट होती है। रेनिन एक हार्मोन है जो किडनी द्वारा जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस द्वारा रिलीज किया जा रहा है, और ये कब रिलीज होता है? जब बॉडी में जीएफआर लो हो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट लो हो। नॉर्मल रेट होती है 125 ml पर मिनट। इससे अगर कम हो रही है तो रेनिन को रिलीज करना पड़ेगा और ये जीएफआर को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? देखिए, जीएफआर को बढ़ाना है तो यू हैव टू इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर। तो सारा फोकस क्या है राज का? टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर कैसे कैसे इंक्रीज होता है? रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा बॉडी के अंदर, वासो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा। ये किसकी वासो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा? ब्लड वेसल्स की। तो ये दो तीन तरीके होते हैं। तो एल्डोस्टेरोन भी इसी प्रोसेस में काम कर रहा है। तो वो क्या करता है? डिस्टल ट्यूब्यूल से सोडियम इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। तो अगर मैंने ड्रग दिया जो एल्डोस्टेरोन के फंक्शन को रोकता है, ध्यान रखना, which of the following effect is most likely to be observed? तो मेरे को उस ऑप्शन की बात करनी है जो एल्डोस्टेरोन की कमी से होगा। पहला ऑप्शन, डिक्रीज्ड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड इंक्रीज्ड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन। देखिए, पोटेशियम आयन पे एल्डोस्टेरोन कैसे काम करता है हमारे कोर्स में नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर तो हम लगाएंगे ही नहीं, बिकॉज वी हैव नो आइडिया। ठीक है, हाँ, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, ये करवाता है। तो अगर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है तो एल्डोस्टेरोन वर्क नहीं कर रहा, तो मतलब यहां पे सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट वैसे भी रॉन्ग है। सेकंड, इंक्रीज्ड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर इन पीसीटी। तो बेटा यहां पे क्या बोल रहा है वो? इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम वाटर इन पीसीटी। तो एल्डोस्टेरोन ये काम करवाता है बेटा, बट हमने ड्रग दिया है जो इस काम को रोकेगा, तो ये भी इसका आंसर नहीं आएगा। थर्ड देखिए ऑप्शन, डिक्रीज्ड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट लीडिंग टू हाइपोटेंशन। जी हाँ, ये इसका फंक्शन आएगा क्योंकि एल्डोस्टेरोन तक वर्किंग नहीं हो पा रही है, और फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा बॉडी में? ये इफेक्ट पड़ेगा। तो एल्डोस्टेरोन की वर्किंग है क्या एक्चुअली में? ऑप्शन नंबर 2 है इसकी वर्किंग, पर हमने ड्रग ऐसा दिया है जो उसकी वर्किंग को स्टॉप कर रहा है। तो इसका रिवर्स फिनोमेना कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। तो ये होता है जूलॉजी में, हम पढ़ते क्या है, हम सोचते क्या है, और किस तरीके से हम कंफ्यूज होकर क्वेश्चन को रॉन्ग करते हैं। ठीक है बेटा, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये अगेन न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से चैप्टर क्वेश्चन आ रहा है। इतने क्वेश्चन मैं इसीलिए पुट कर रहा हूं ताकि आप ब्रेन के बारे में क्वेश्चन से ही सीख जाओ। तो क्या कहता है ये? कॉर्पस कैलोसम अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन सेरिब्रल हेमिस्फीयर। टेक्निकली देखा जाए तो ये ऑप्शन राइट हो सकता है। क्यों? क्योंकि कॉर्पस कैलोसम सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है, तो अगर वो कनेक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में भी पार्टिसिपेट करता है, तो मैं इसको करेक्ट मान के चलता हूं। नेक्स्ट, हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स हंगर, थर्स्ट एंड हार्मोन सिक्रीशन। ये बिल्कुल करेक्ट है। हाइपोथैलेमस के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इनफैक्ट इसमें एक फंक्शन हाइपोथैलेमस का और लिखा हुआ है, हार्मोन सिक्रीशन। तो हाइपोथैलेमस इज कनेक्टेड विद पिट्यूटरी ग्लैंड, और क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड है तो कहीं ना कहीं ये केमिकल इंटीग्रेशन से भी कनेक्टेड है और इसको कंट्रोल करता है। तो हंगर, थर्स्ट, होम्योस्टेसिस, हार्मोनल कंट्रोल, ये सारे काम हाइपोथैलेमस करेगा। इट इज ऑल्सो राइट। मिड ब्रेन कंट्रोल्स गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड रेस्पिरेशन। देखिए, यूजुअली ये दोनों फंक्शंस इनवॉलेंटरी है, और इनवॉलेंटरी फंक्शन इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? बोथ ए एंड बी एंड करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 32. The following part of nephron plays a significant role in the maintenance of high osmolarity of medullary interstitial fluid. तो वो बोल रहा है कि मेडुला में हाइपरटोनिक कंडीशन नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट मेंटेन करता है? देखो, मेडुला में हाइपरटोनिक कंडीशन क्यों होती है? ताकि यूरिन को कंसंट्रेट किया जा सके काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू। तो मेडुला में नेफ्रॉन का पार्ट आता कौन सा है बेटा? मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया भी आपको, लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले में असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्स सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं वाटर का और सॉल्ट्स का, जिसकी वजह से मेडुला में हाइपरटोनिसिटी मेंटेन रहती है, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूरिन को कंसंट्रेट करने में
हेल्प कर रही है, तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या आएगा, 4 आएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33 की बात करेंगे। द कॉम्पिटेटिव इनिबिशन ऑफ एन एंजाइम कैन बी ओवरकम बाय। नाउ व्हाट इज कॉम्पिटेटिव इनिबिशन? अगर आप इसको देखते हो बेटा, तो ये एंजाइम है, एंजाइम में एक एक्टिव साइट होती है, और कॉम्पिटेटिव इनिबिशन कहता है कि जो सबस्ट्रेट है और जो इनिबिटर है, हालांकि उनके प्राइमरी स्ट्रक्चर अलग है, पर एक्टिव साइट के प्रति उनकी एफिनिटी बिल्कुल सेम है। तो ये दोनों क्या कर सकते हैं, सेम एक्टिव साइट पे कनेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए ये एंजाइम की इस एक्टिव साइट पे कनेक्ट होने के लिए कंपीट करते हैं, इसीलिए इसको कॉम्पिटिटिव इनिबिशन कहते हैं। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में जीतता कौन है? जीतता वो है जिसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है। अगर सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो इट विल गेट कंबाइंड विद द एंजाइम एंड प्रोसीड्स द रिएक्शन इन द राइट डायरेक्शन। अगर इनिबिटिविटी ज्यादा है तो इट विल गेट कंबाइंड विद द एंजाइम एंड इट विल इनिबिट द पर्टिकुलर रिएक्शन। सिंपल सा लॉजिक है। और नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, देयर इज नो कंपटीशन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड इनिबिटर कैन डायरेक्टली कंबाइन विद द एंजाइम एंड स्टॉप द रिएक्शन। लाइक कौन सा होता है वो हम जो खाते हैं, साइनाइड। साइनाइड इज ए रेस्पिरेटरी इनिबिटर, वहां पे वो प्रोटीन पॉइजन है, वो एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो दैट काइंड ऑफ इनिबिशन इज नॉन कॉम्पिटिटिव। तो इसमें देखते हैं कॉम्पिटिटिव के लिए पूछा है उन्होंने, हम अगर एंजाइम के कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को ओवरकम करना है तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू इंक्रीज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अगर आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, ऑटोमेटिकली इनिबिशन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट रीअब्जॉर्प्शन? ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है आपको कि मैक्सिमम 70% रीअब्जॉर्प्शन किस पार्ट से होता है बेटा, वो होता है हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी से। डीसीटी से भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, बट वो कंडीशनल होता है। बॉडी में कंडीशंस डेवलप होगी, उसके अकॉर्डिंग वाटर, सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट या फिर पीएच मेंटेन करने के लिए रीअब्जॉर्प्शन किया जाएगा। बट पीसीटी से तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट यूरिया। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आसान क्वेश्चन था ये, पर टेक्निकल क्वेश्चन है, थॉट प्रोसेस आता है इसमें, इजी येट एलिगेंट क्वेश्चंस। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। ये फिर अगेन न्यूरल कंट्रोल का क्वेश्चन है, जो कहता है द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ ए न्यूरॉन इज मेंटेन्ड प्राइमरली बाय। अगर आप रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करोगे बेटा, तो ये जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन में बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज मेंटेन होता है, अंदर ओवरऑल नेगेटिव होता है चार्ज, और इसको बोलते हैं -70 मिलीवोल्ट। ये इसकी वैल्यू होती है, विच इज कॉल्ड एज RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो यही पूछा जाता है कि ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन कैसे हुआ। देखिए, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन्स में काफी सारे गेट्स होते हैं जो इस पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस क्वेश्चन में उसी गेट के बारे में पूछा है। अगर ये चार्ज रिवर्स हो जाएंगे तो नर्व इंपल्स जनरेशन होगी डीपोलराइजेशन की वजह से, जो एक अलग कॉन्सेप्ट है, पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। तो यहां पे आंसर क्या आना चाहिए, ऑब्वियसली कैल्शियम पंप का क्या रोल है, वी हैव नो आइडिया। होता है बट हमारे कोर्स में नहीं है। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा सोडियम पोटेशियम पंप। नॉर्मली न्यूरॉन के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो करता है ये काम। और हाँ, ये एक एक्टिव पंप है, तो इट विल कंज्यूम सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, तो ये एक्टिवली काम करता है और इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करके रखता है। तो इसका आंसर आया बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड, आंसर नंबर सेकंड। ठीक है बेटा, मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है अ प्रोब यूज्ड इन मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक इज। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, अगेन इट्स ए वेरी एलिगेंट क्वेश्चन। कई बार सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा, क्योंकि वो पूछते हैं भैया प्रोब और प्राइमर, ये दो पॉइंट होते हैं, व्हाट इज प्रोब एंड व्हाट इज प्राइमर। बात करते हैं हम प्रोब की। तो प्रोब क्या होता है और प्राइमर क्या होता है। देखिए, इफ यू टॉक अबाउट प्राइमर, प्राइमर बेसिकली आरएनए और डीएनए की छोटी सी स्ट्रैंड होती है जो बेसिकली रेप्लिकेशन में या किसी अलग प्रोसेस के अंदर काम करती है बेटा। तो प्राइमर बेसिकली
एक ऐसा छोटा सेगमेंट है जो किसी भी रेप्लिकेशन में प्राइमर यूज होता है, पीसीआर के अंदर प्राइमर यूज होता है, जो रेप्लिकेशन को इनिशिएट करवाने में हेल्प करती है। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर आरएनए प्राइमर यूज हो रहा है। क्यों यूज हो रहा है बेटा? क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो चेन को इनिशिएट नहीं करा सकता, वो चेन को इलोंगेट करा सकता है, इसीलिए उसको ऑलरेडी एक छोटी सी चेन चाहिए होती है जो प्राइमर उसको प्रोवाइड करवाता है। प्रोब क्या होता है? प्रोब का मतलब सिंपल है, कोई डीएनए और आरएनए स्ट्रैंड है, डीएनए और आरएनए स्ट्रैंड है जिसमें कुछ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स अवेलेबल है, तो इसमें रेडियो एक्टिविटी होती है और ये लेबल करने में हेल्प करती है डीएनए और आरएनए को, जिससे हम काफी सारे डायग्नोस्टिक फीचर कर सकते हैं। जैसे आप फिंगरप्रिंटिंग में देख लीजिए, रेडियो एक्टिविटी इंपॉर्टेंट होती है, एक्सरे के थ्रू हम देख पाते हैं उसको, तो ये चीज प्रोब जो होता है रेडियो एक्टिविटी से एसोसिएटेड होता है। तो आपको इसका डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं, प्रोब प्रोटीन नहीं है, रेडियो एक्टिव है, प्रोटीन नहीं है, वो डीएनए आरएनए सेगमेंट है। A single stranded DNA और RNA tagged with a radioactive molecule. Yeah, it's the right answer. ये RNA और DNA का सिंगल स्ट्रैंडेड है जो रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल से टैग्ड है। इनफैक्ट एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अगर आपको एक आरएनए और डीएनए दे दिया जाए और बोल दिया जाए कि इन दोनों में से आपको टैगिंग करनी है, तो किस चीज से टैग करोगे आप? एडेनिन से, साइटोसिन से, थाइमिन से और यूरेसिल से? ज्यादातर बच्चे जो होंगे, याद रखो, अगर आपको डीएनए को टैग करना है आरएनए के कंपैरिजन में, यू हैव टू यूज रेडियोएक्टिव थाइमिन। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि थाइमिन सिर्फ डीएनए में होता है और बाकी एडेनिन, ग्वानिन तो आरएनए डीएनए दोनों में होते हैं। इफ यू हैव टू टैग आरएनए इन कंपैरिजन टू डीएनए, तो यू हैव टू यूज रेडियोएक्टिव यूरेसिल। तो याद रखो कि ये भी क्वेश्चन आते हैं, जस्ट टू चेक योर कॉमन सेंस। ओके, ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। Which of the following enzyme catalyze joining of CO and CS bond? यहाँ पे ज्वाइनिंग की बात कर रहा है। तो एंजाइम के कई सारे क्लासेस होते हैं बेटा, एंजाइम के कई सारे क्लासेस होते हैं। जैसे पहला क्लास जो है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, पहला जो एंजाइम है ट्रांसफेरेज है। ट्रांसफेरेज किसी भी एंजाइम, किसी भी रिएक्शन में फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। ऑक्सीडोरिडक्टेस एंजाइम क्लास 1 का एंजाइम है बेटा, इट इज ए क्लास 1 एंजाइम। ये क्या कर रहा है? ये बेसिकली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पार्टिसिपेट करवाता है। जैसे अगर आपको डिहाइड्रोजनेशन करना है, ऑक्सीजनेशन करना है, हाइड्रोजनेशन करना है, तो इसके लिए इस क्लासेस ऑफ एंजाइम को यूज किया जाता है। इट इज क्लास 1 एंजाइम। फिर आता है लाइस। लाइस जो होता है ये ब्रेक डाउन करने के लिए होता है। ओके, लास्ट ऑप्शन है लाइगेज। लाइगेज ज्वाइन करने के लिए होता है। तो ऊपर पूछा भी क्या है उन्होंने, सी और ओ के बीच की बॉन्डिंग या सी और एस के बीच की बॉन्डिंग, देयर ज्वाइनिंग। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? इसका आंसर आएगा लाइगेज। तो लाइगेज वो कैटेगरी ऑफ एंजाइम है जो ज्वाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है बेटा, 37 हो गया है। 37 की बात करते हैं 38 की। 38 स्टेटमेंट 1, ओनली सम मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस। ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं ये एग्नेथा के अंदर आते हैं। इनके पास राउंड सेक्टोरियल माउथ है, तो ये पैरासाइट्स ही हैं, दे आर एक्टोपैरासाइट्स। तो ओनली नहीं होगा यूज, यहाँ पे ओनली वर्ड यूज यहाँ पे नहीं होगा, ओनली यूज नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट टेक्निकली रॉन्ग पड़ जाती है। लगभग जो हमारे नॉलेज में है सारे के सारे एक्टोपैरासाइट्स है बेटा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस इन साइक्लोस्टोम्स। हाँ, ये पॉइंट आप कह सकते हो, ये हो सकता है, ठीक है ना, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये भी हमने कहा थोड़ी देर पहले कि साइक्लोस्टोम में कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट सेकंड आपकी राइट निकल के आती है और स्टेटमेंट फर्स्ट आपकी रॉन्ग निकल के आती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन थर्ड, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। ओके बेटा, तो अगेन इस तरीके से स्टेटमेंट पूछ के आपको कंफ्यूज किया जाता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। अगर आप 39 की बात करते हो तो which of the following हार्मोन never reaches to cytoplasm of target cell? ये भी ट्रिक क्वेश्चन है बेटा, ये ट्रिक क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि अगर ये सेल है और अगर ये हार्मोन पड़ा हुआ है तो ये सेल के साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो देखिए, हार्मोनल एक्शन हम पढ़ते हैं, दो तरह के हार्मोन्स होते हैं एक्चुअली में। अगर मैं दोनों को बनाऊं तो एक होता है वाटर सोल्यूबल हार्मोन, एक होता है फैट सोल्यूबल हार्मोन। वाटर सोल्यूबल हार्मोन कैन नॉट पेनिट्रेट द सेल मेम्ब्रेन बिकॉज सेल मेम्ब्रेन हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को अलाउ नहीं करती है। तो क्या होगा?
अगर सेल मेम्ब्रेन हाइड्रोफिलिक अलाउ नहीं करती है तो यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू ये हार्मोन अंदर एंटर होगा। ओके, ये हार्मोन डायरेक्टली अंदर न्यूक्लियस में एंटर हो सकता है। तो उन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन नेवर रीचेस द साइटोप्लाज्म, तो मतलब वो वाटर सॉल्युबल हार्मोन की बात कर रहा है जो साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली कभी नहीं पहुंचेगा, सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू पहुंचेगा, सीएमपी के थ्रू पहुंचेगा, आईपी3 के थ्रू पहुंचेगा। तो इन चारों में से एक्चुअली में एनसीईआरटी में एग्जांपल भी एक देखा उन्होंने, इंसुलिन, द आंसर इज इंसुलिन। तो इंसुलिन इसका आंसर है बेटा, इंसुलिन वाटर सॉल्युबल हार्मोन है which cannot directly enter inside the cell and they are not in contact with cytoplasm, they have to enter inside the cell by the help of secondary messenger। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा क्वेश्चन है ये, इनकरेक्ट की बात करेंगे तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट देखते हैं हम। पहला स्टेटमेंट, pars intermedia is almost merged with the pars distalis in humans। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया है, स्ट्रक्चर बताया था पिट्यूटरी का। तो पार्स इंटरमीडिया, इंटरमीडिएट लॉब क्या कहते हैं, तो वो एक्चुअली में पार्स डिस्टेलिस जो कि एंटीरियर लॉब है उसके कांटेक्ट में रहता है, उस पूरे स्ट्रक्चर को हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, हमको इनकरेक्ट निकालनी है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, ग्लूकागोन, ग्लूकागोन आप जानते हो एंटी इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन के उल्टा काम करता है। ग्लूकागोन मेनली हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड्स, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर। तो क्या ये राइट पोजीशन है, क्या ग्लूकागोन वाला पॉइंट राइट है? ग्लूकागोन को कंफ्यूज मत करना ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड से, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड का फंक्शन है ये जो कि कॉर्टिसोल होता है। ग्लूकागोन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, तो ये कहीं से भी ये फंक्शन को दर्शा नहीं रहा है, तो इसका स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड होगा। आगे पढ़ना ही नहीं है हमने, सेकंड ऑप्शन हमारा आ रहा है और इजीली हमारा हो रहा है। बट यू शुड हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ हार्मोन्स और इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्वेश्चन कम आते हैं पर रॉन्ग होने की चांसेस ज्यादा रहती है। अगर हार्मोन से स्टेटमेंट्स आएंगी तो वो आपको बहुत परेशान करेगी बेटा, कीप इन माइंड दैट थिंग। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। असर्शन है मेटास्टेसिस इज द मोस्ट फेयर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। ये हेल्थ एंड डिजीज का क्वेश्चन था और मेटास्टेसिस एक प्रॉपर्टी होती है जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में ही होती है। एक वो ट्यूमर जिसके सेल्स निकल के ब्लड स्ट्रीम में जाके बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, उस प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस कहते हैं। तो जी हाँ, मेटास्टेटिक ट्यूमर या मैलिग्नेंट ट्यूमर में मेटास्टेसिस शो होती है। तो इट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो assertion is right। रीजन, cell swap from such tumors reaches distant sites through blood and interfere in the function of other tissues। तो भाई साहब ये तो मैं अभी बता ही रहा था आपको, ये मेटास्टेसिस को एक्सप्लेन कर रहा है बेटा, ये पॉइंट मेटास्टेसिस को एक्सप्लेन कर रहा है। इसका मतलब रीजन इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट आएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है बेटा, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। The biggest dinosaur which had 20 feet height and huge fearsome dagger-like teeth, the name of it is ये बेसिकली सीधा लॉजिक पूछा है, सीधा इवोल्यूशन में सीधा क्वेश्चन है, सीधा सबको आता है। एक्चुअली में इवोल्यूशन में दो ही डायनासोर के नाम दे रखे हैं प्रॉपरली, एक इक्थायोसोरस, एक टायरानोसोरस। इक्थायोसोरस के बारे में बता रखा है कि ये पानी जमीन से जाके वापस पानी में आया, वो रेप्टाइल जो जमीन से वापस पानी में आया, एक्वेटिक लाइफ फॉर्म में आया, एक थायोसोरस बोलते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर है टायरानोसोरस, टायरानोसोरस रेक्स, जिसको कहते हैं टी रेक्स, शॉर्ट फॉर्म होता है। जुरासिक वर्ल्ड में इसी की इमेज हो है बेटा, तो ये वही है बेटा। फियरसम, खतरनाक, बहुत फाइटर डायनासोर है बेटा ये। तो 42 का आंसर क्या आएगा? 42 का 3 आंसर आएगा। लेट्स अवॉइड 43 क्वेश्चन। 43 की बात करते हैं। स्टेटमेंट 1, मेलेटोनिन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल बॉडी टेम्परेचर। कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट राइट है। मेलेटोनिन और मेलानिन में कंफ्यूज मत होना, पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था, कंफ्यूज तो नहीं हुआ था बट हो जाता है कई बार। मेलेटोनिन जो होता है ये जस्ट स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है, पीनियल बॉडी द्वारा रिलीज किया जाता है। मेलानिन जो होता है स्किन पिगमेंटेशन के में वर्क करता है और वो पार्स इंटरमीडिएट लॉब द्वारा रिलीज किया जाता है। ओके, स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रही है? थाइमोसिन प्लेज ए मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। तो देखो थाइमोसिन बी सेल्स के डिफरेंशिएशन में काम नहीं करती है,
टी सेल के लिए करती है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी समझा था। तो इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। ठीक है बेटा, आसान क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। ओके, थोड़ा सा ये अटक गया है, वेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। अब ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये आप कर सकते हो देखा जाए तो, ठीक है ना। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। फाइंड इन ह्यूमंस नियरली 25 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड पर डे। या इट्स राइट आंसर। फैक्ट है, डेटा है, एनसीईआरटी में गिवन है, बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट तो आएगा ही आएगा। सेकंड, ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल्स सीक्रेट substances like H plus and K plus in ammonia into the filtrate। ये ट्यूबुलर सिक्रीशन की बात कर रहा है और ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है, वो सीक्रेट करते हैं। एनसीईआरटी में डायग्राम में एरो से बता रखे हैं बेटा, ध्यान से देखना। थर्ड, पीसीटी इज द मेजर साइट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। ये तो अभी हम डिस्कस करके हटे हैं। इसका आंसर मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 4 इसका आंसर आएगा। ओके, तो ये सिंपल डेटाबेस क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन था। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। इफ मेल इज इंपॉर्टेंट, मतलब मेल इनफर्टाइल नहीं है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट, डज नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, ओके, एंड फीमेल इज फर्टाइल, देन व्हाट पॉसिबल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट द इनफर्टिलिटी इन द पर्टिकुलर कपल। इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। सोचो जरा, सोचो क्या आना चाहिए इसका। देखिए, मेल इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब मेल जो है वो क्वाइटस नहीं कर पाता है, गैमीट तो बना रहा होगा, इनफर्टाइल नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं। गिफ्ट नहीं होता, गैमीट को थोड़ी ट्रांसफर करेंगे हम। इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन, हाँ कहीं ना कहीं ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेल में गैमीट तो बन रहे हैं और वो गैमीट को ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आर्टिफिशियली स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये हो नहीं सकता है बेटा, यही है आंसर इसका। आंसर इसका यही है, क्लियरली पता लग रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना। एआरटी सुन के कई बार लोग जिफ्ट में चले जाते हैं कि ये आएगा आंसर इसका, ऐसा नहीं है। उन्होंने मेंशन किया कि मेल इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज या लैंग्वेज पे जरूर ध्यान देना। इजी क्वेश्चंस होते हैं बट हमारी जल्दबाजी में हम इसको गलत कर जाते हैं। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। Which of the following contraceptive device makes the uterus unsuitable for implantation and cervix hostile to the sperms? तो यहाँ पे हमको ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करनी है जिसको यूट्रस में इंप्लांट किया जाता है और जो यूट्रस को हॉस्टाइल बनाता है स्पर्म के लिए। तो आप ऑप्शन से आपको अंदाजा लग गया होगा। माला डी इज ए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ये हार्मोन से डील करती है जिससे स्पर्म ओवा बनेगा ही नहीं। LNG-20 ऑब्वियसली ये IUD इंट्रा यूट्रिन डिवाइस IUD का पार्ट है। यस, इसका आंसर यही आएगा क्योंकि निरोध जो है वो एक बैरियर मेथड है। तो इंट्रा यूट्रिन डिवाइस ही ऐसा डिवाइस होता है जो यूट्रस के अंदर रखा जाता है और वहां पे वो स्पर्म्स की मोटिलिटी को रिड्यूस करता है और फर्टिलाइजेशन को बार करता है, खत्म करता है या अवॉइड करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, LNG-2। लिप लूप्स है, कॉपर टी है, CU7 है, मल्टीलोड 375 है, 365 आई थिंक सो 375 है और ये वाला है। ये सारे एग्जांपल एनसीईआरटी में गिवन है बेटा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 47 की बात करेंगे। 47, स्टर्नम इज कनेक्टेड टू रिब्स बाय। अरे ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्टर्नम जो होता है वो आपका सेंट्रल ब्रेस्ट बोन जिसको हम कहते हैं, रिब्स स्टर्नम से कनेक्ट होती है। टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स होती है, 12 में से 7 ट्रू होती है और 5 जो होती है, 5 में से 3 फॉल्स होती है और 2 फ्लोटिंग होती है। ट्रू का मतलब वो रिब्स जो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड है। तो यही पूछ रहा है कि रिब्स स्टर्नम से किस चीज से अटैच्ड है। तो यहाँ पे बोनी मैटर नहीं, व्हाइट फाइबरस कार्टिलेज, नॉट एट ऑल। इसका आंसर आएगा हाइलिन कार्टिलेज। इसका आंसर बिल्कुल फिक्स है। ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे कॉमन कार्टिलेज हमारी बॉडी में हाइलिन कार्टिलेज ही होता है, तो इसका आंसर हाइलिन कार्टिलेज आएगा जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। 48, assertion the amount of filtrate formed by the kidney per minute is GFR। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, GFR क्या होता है, 125 ml per minute। तो फर्स्ट ऑप्शन इज बिल्कुल राइट assertion।
यस, जीएफआर की एग्जैक्ट डेफिनेशन इन्होंने दे रखी है बेटा। सेकंड, जीएफआर इज अ हेल्दी इन अ हेल्दी इंडिविजुअल इज अप्रोक्सीमेटली 25 ml पर मिनट। नहीं, दैट इज रॉन्ग। जीएफआर कितना होता है बेटा? 125 ml। तो रीजन इज रॉन्ग, असर्शन इज राइट। इसका मतलब आंसर आएगा इसका थर्ड विल बी द आंसर, जिसमें रीजन फॉल्स है, असर्शन राइट है। 49 की बात करते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, plants, bacteria, fungi, animals whose genes has been altered by manipulation are called as genetically modified organism। बिल्कुल करेक्ट है, पूरी डेफिनेशन एनसीईआरटी की उठाई है, माइक्रोस का क्वेश्चन है, अच्छा डेफिनेशन है और ये हम जज कर लेंगे। पर स्टेटमेंट 2 देखते हैं। जीएम या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैज बीन यूज्ड टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट्स, मतलब आर्टिफिशियल प्लांट्स, to supply alternative resource to industries in the form of starch, fuels and pharmaceuticals। तो हम क्या इसको यूज कर रहे हैं? इसको यूज कर रहे हैं किसके लिए? प्लांट बनाने के लिए, जो हमको ड्रग्स दे रहा है, जो हमको कमर्शियल प्रोडक्ट्स दे रहा है, जिसको हम इंडस्ट्रीज में यूज कर सके। तो कर रहे हैं हम। देखो बीटी कॉटन याद है आपको, गोल्डन राइस इज ए वेरी गुड एग्जांपल। यहाँ पे हम विटामिन B12 रिच राइस बना रहे हैं। तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं? कमर्शियली ऐसा क्रॉप बना रहे हैं जो हमारी नीड्स को, मतलब फूड को, हंगर को तो पूरा करेगा, हमारी न्यूट्रिशनल नीड को भी पूरा करेगा। इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट। तो दैट आंसर इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड। हम लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। पीसीआर आप जानते हो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में इसको काम करते हैं। तो पूछ रहे हैं ऐसा कौन सा काम ये नहीं करता है? डिटेक्शन ऑफ वेरी लो कंसेंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरस, यस, फॉरेन जीनोम को आइडेंटिफाई करने में इसको हेल्प किया जाता है और ये लिखा भी हुआ है। नेक्स्ट, डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन इन जीन्स इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट, बिल्कुल सही। डायग्नोसिस में स्लाइट चेंजेस इन जीनोम को भी डिटेक्ट करने में पीसीआर यूज होता है। थर्ड, एप्लीकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन सेगमेंट, यस, डिजायर्ड जीन के फंक्शंस को समझने के लिए भी हम पीसीआर यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्टली बात है कि ऑप्शन 4 विल बी रॉन्ग। ऑप्शन 4 क्या कह रहा है? डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट पैथोजन। ना, antibodies is not a DNA segment. PCR deals with molecules, DNA, RNA, not with the antibodies, not with the proteins. Okay? तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। तो बेटा यहां पे हमारा पार्ट 2 का भी 25 क्वेश्चंस कवर कर दिए। तो अभी तक इसके तहत मैंने 50% क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं, रिमेनिंग 50% बाकी है, जो मैं बहुत जल्द आपको दूंगा। आप घर पे रहिए, प्रॉपर तैयारी करिए, फोकस से क्वेश्चन करिए और रिवीजन करिए, आपके बायो में मैक्सिमम स्कोर आएगा। पीछे मैंने आपको पहले भी बताया था, दीज आर द आर रिजल्ट्स ऑफ आवर प्रीवियस नीट एग्जाम्स, और हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। इसमें से हर बच्चा इंटेलिजेंट नहीं था बेटा, ओके? ऐसा नहीं कि सारे बच्चे इंटेलिजेंट थे, मैक्सिमम स्टूडेंट आर कॉमन स्टूडेंट लाइक यू, ओके? विल पावर से, माइंड सेट से इन्होंने काफी बच्चों ने एग्जाम निकाले हैं बेटा, इसीलिए विल पावर होना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। ऑन दैट नोट बेटा मैं आज अपनी वीडियो को एंड करता हूं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट और लाइक करिए वीडियो को, और मैं आपको आगे फर्दर वीडियोस भी लेके आऊंगा। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। बाय बाय। हैव अ नाइस डे बेटा।